एक लाइन कहना चाहता हूँ, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर में एक झूठ की मंडी लगी है और दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। तो ये प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके लिए सूट करता है। पूरे कोरोना काल के अंदर देश की बदनामी कराया है मोदी जी, योगी जी ने। अस्पताल में लाइन लगी हुई है, शमशान में लाइन लगी हुई है, ऑक्सीजन के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं। आखिर कैसा मैनेजमेंट था जो खाली बेचने में विश्वास रखता है? आप रेल बेच दीजिए, आप भेल बेच दीजिए, आप सेल बेच दीजिए, आप पानी बेच दीजिए, आप सड़क बेच दीजिए, सब कुछ बेच दीजिए। तो ये नया इंडिया है? इन्हीं दलित पिछड़े लोगों ने आपको चुन के भेजा है, आज उनको आप लाठी देते हैं? तो ऊपर वाले के लाठी में आवाज़ नहीं होती है। योगी जी, मोदी जी, इसको ध्यान। मैं कहना चाहता हूँ कि योगी जी, आपकी पुलिस आपसे संभल नहीं रही है। आपकी पुलिस अपराधियों में साठगांठ करती है। आपकी पुलिस तमाम तरह की हत्या, आप लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। आप चाहते नहीं कि कोई बोले आपके खिलाफ, आपकी कमियों को उजागर करे। के मामले में नंबर 1 है। कोई अगर सही बात बोले तो NSA लगा देने में नंबर 1 है। कोई अगर उपकार का काम करने के लिए आए उसे अंदर कर देने में नंबर 1 है। अराजकता फैलाने में नंबर 1 है और दूसरों पर आरोप लगाने में वाले हैं या जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको प्रशासन और सरकार ध्यान नहीं दे रही। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी बनारस में है और बनारस में इलेक्शन के कवरेज पे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ माना जाता है। तो आइए कुछ लोगों से जानें, क्योंकि यहाँ के जो भाजपा अध्यक्ष है सत्येंद्र देव सिंह, उन्होंने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं रात को 12 बजे जा सकती है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये उठा दिया कि यहाँ पर जो है योगी आदित्यनाथ ने उठाया कि बेरोज़गारी दर सबसे कम है और कोरोना काल में भाजपा सरकार बेहतर रही है। तो कुछ लोगों से जानेंगे जो यहाँ पर के रहने वाले हैं और जिस तरह से पूरा कोरोना काल चल रहा है, भाजपा सरकार किस तरह से काम कर रही है, क्या बेहतर हुआ है, क्या बढ़ोतरी हो रही है, क्या बदलाव है, क्या उसी को रखने की तैयारी है। तो इसी पर लोगों से जानेंगे और उससे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से इस पूरे कोरोना काल में योगी जी के कार्यकाल को और मोदी जी के जो संसदीय क्षेत्र है, तो मोदी जी यहाँ के सांसद होते हुए किस तरह से काम किया है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मनीष गुप्ता है, मैं बनारस का निवासी हूँ। मनीष जी, तो आपके जो भाजपा अध्यक्ष है सत्येंद्र देव सिंह, उन्होंने कह दिया कि रात के 12 बजे महिलाएं घूम सकती हैं, मगर वो जब ये बात कह रहे हैं तो फिर उन्नाव और हाथरस क्यों भूल जा रहे हैं? देखिए, उनके लिए बस एक लाइन कहना चाहता हूँ, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर में एक झूठ की मंडी लगी है और दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। तो ये प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके लिए सूट करता है। ठीक है, आप कहते हैं कि 12 बजे ही महिलाएं निकल सकती हैं। आपने खुद कहा हाथरस कांड कैसे भूल सकते हैं? एक दलित लड़की के संग इस तरह का हादसा होता है और आधी रात को उस लड़की का दाह संस्कार कर दिया जाता है। उस परिवार के खिलाफ जाके पेट्रोल डाल के उसकी लाश को जला दी जाती है। दलितों की बात करने वाली ये सरकार, पिछड़ों की बात करने वाली सरकार, ये जवाब दे। हाथरस कांड में आखिर क्या हुआ? आप कहते हैं कि सुरक्षा बहुत अच्छी है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। आप देखिए, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, आगरा लखनऊ हाईवे के ऊपर दिन दहाड़े दोपहर में 2 बजे एक महिला के संग बलात्कार होता है उसके पति के सामने। और ये सत्येंद्र देव सिंह जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ चंगा है। ये तो वही बात होगी, मोदी जी विदेश गए थे और कहें कि भारत में सब चंगा सी, मतलब यहाँ सब कुछ बढ़िया है, सबको रोजगार मिल रहा है, सबका व्यापार चल रहा है, सारे लोग अच्छे खासे रह रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो इनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, ये कुछ भी कह सकते हैं। जो आपको अभी मैंने 4 लाइन सुनाई है, वो इनके ऊपर मोदी जी, योगी जी की वो पूरी तरह से साबित होती है। अच्छा, एक बात बताइए कि भाजपा तो लगातार कह रही है कि कोरोना काल में मोदी जी बहुत बढ़िया काम किए हैं और योगी जी भी कह रहे हैं, और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि गंगा जी में जो बहती लाशें थी उस पर इनका ये रद्द अमल है या उनका ये विचार है कि कथा कथित मीडिया हाउसेस ने उसको चलाया है, वो प्रोपेगेंडा वाली तस्वीर थी, उसका सच से कोई लेना देना नहीं। देखिए, बड़ी शर्मिंदगी की बात है, पूरे कोरोना काल के अंदर देश की बदनामी कराया है मोदी जी, योगी जी ने। और आपको बता दूं, तमाम मीडिया जो है लाशों के ऊपर कवर कर रहे थे और मीडिया उसको दिखा रहा था। आखिर लोग मरने के बाद कैसे गंगा में छोड़ दिया गया? आप बताइए कि उनकी लाशों को कुत्ते नोच रहे थे, किस तरह का आखिर दाह संस्कार किया? मैं खुद पीड़ित रहा और आपको बताऊं कि दाह संस्कार करने के लिए लकड़ी नहीं मिल रहा था, हर जगह लाइन लगवा दिया। अस्पताल में लाइन लगी हुई है, शमशान में लाइन लगी हुई है, ऑक्सीजन के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं। आखिर कैसा मैनेजमेंट था मोदी जी का, योगी जी का? लोगों के पास पैसे नहीं थे कि वो अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार कर सकें।
ऐसी हालत में लोगों ने गंगा जी में लाशें बहा दी, रेत के अंदर लाशों को दबा दिया। तमाम ये घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर देखा गया, इलाहाबाद से लेकर बनारस और मिर्ज़ापुर तमाम जगहों के अंदर। और आज भी कैसे बेशर्मी से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ चंगा है, तो मुझे लगता है कि इससे शर्मनाक बात और कोई हो नहीं सकती है। अगर कोरोना तो वैश्विक महामारी थी, तो उसमें किसी सरकार के ऊपर कटाक्ष करना तो थोड़ा सा लगता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो पूरे देश पूरे दुनिया भर में ये चीज़ें हुई हैं। अलग बात है कि यहाँ पे मैनेजमेंट ख़राब रहा हो अच्छा रहा हो तो आपका 22 का चुनाव होगा तो जनता बता देगी, मगर सवाल तो ये है कि ये तो वैश्विक महामारी है। देखिए, वैश्विक महामारी हम सारे लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को, और वैश्विक महामारी में सबको पता था, लेकिन उस वैश्विक महामारी के नाम पे जो घोटाले हुए सरकार के अंदर, थर्मामीटर घोटाला हुआ, ऑक्सीमीटर घोटाला हुआ, थर्ड वेव आई उसके नाम पे घोटाला हुआ, आज पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर, फॉल्टी वेंटिलेटर के नाम पे घोटाला हुआ, ये तमाम घोटाले हो रहे हैं। तो इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब सरकार को देना होगा। हम मानते हैं कि वैश्विक महामारी थी, लेकिन वैश्विक महामारी को निपटने के लिए हमारे पास आज़ादी के बाद के सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर, सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कहते हैं कि ये नया भारत है। पुराने भारत में तो कुछ नहीं था, नया भारत है। जो नया भारत है वो खाली डिजिटल इंडिया है, जो खाली बेचने में विश्वास रखता है। आप रेल बेच दीजिए, आप भेल बेच दीजिए, आप सेल बेच दीजिए, आप पानी बेच दीजिए, आप सड़क बेच दीजिए, सब कुछ बेच दीजिए, तो ये नया इंडिया है। यहाँ कुछ भी कह सकते हैं आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये योगी जी ने कल कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर सबसे कम है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश रोजगार देने में बेहतर राज्य है। देखिए, योगी जी के बारे में क्या कहना है, अभी तो कुछ दिन पहले उन्होंने कहा, एक मीडिया में छपा भी था, कहेंगे तो आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे। योगी जी ने कहा कि 300 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया। तो कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं कि और कुछ नहीं मिला है। आप बताइए, आज 69,000 शिक्षक घोटाला हुआ, आरक्षण घोटाला हुआ, तमाम मुद्दे हैं। लखनऊ, इलाहाबाद से लेकर बनारस तक में तमाम नौजवान छात्र इस चीज़ को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकार उन्हें देती क्या है? सरकार उन्हें मुकदमा देती है, उन पर लाठीचार्ज करती है। क्यों? आपको इन्हीं छात्र नौजवानों लोगों ने आज सरकार में चुन के भेजा है, इन्हीं दलित पिछड़े लोगों ने आपको चुन के भेजा है, आज उनको आप लाठी देते हैं। तो ऊपर वाले के लाठी में आवाज़ नहीं होती है। योगी जी, मोदी जी, इसको ध्यान रखिएगा। 2022 बहुत दूर नहीं है, जनता के अंदर सारे गुस्सा भरा हुआ है, और ये सारा गुस्सा 2022 में वोटों के रूप में कन्वर्ट होगा। मनीष, एक सवाल ये है कि इस बार 2012 से 2017 अखिलेश यादव, उससे पहले मायावती, फिर उससे पहले जो है उनके पिता जो है अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव, उसके बाद 2017 से 2022 योगी जी का कार्यकाल। तो इन 5 सालों में या और गुजरे हुए 5 सालों 10 सालों में किस तरह का अंतर है, और प्रदेश में किस तरह का माहौल सही है या ख़राब है? देखिए, स्थिति बहुत बद से बदतर होती जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप बात करें, कानपुर के अंदर एक बिकरू कांड होता है, जिसमें एक अपराधी 10 पुलिस वाले की हत्या कर देता है, और फिर वो भागता रहता है, और फिर वो जाता है इंदौर जाता है, और फिर वहाँ महाकाल मंदिर से वापस आता है, उसकी गाड़ी पलटा दी जाती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि योगी जी, आपकी पुलिस आपसे संभल नहीं रही है, आपकी पुलिस अपराधियों से साठगांठ करती है, आपकी पुलिस तमाम तरह के हथकंडे अपनाती है। आप सोचिए, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक पत्रकार ने, इनके मिड डे मील में नमक रोटी खिलाया जा रहा था, उस मुद्दे को उठाया, उस पत्रकार के खिलाफ मुकदमा कराया योगी जी ने। तो आप बताइए, चाहते क्या हैं आप लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं? आप चाहते नहीं कि कोई बोले आपके खिलाफ, आपकी कमियों को उजागर करे। लोकतंत्र ये है ना कि भाई आप सरकार है, सरकारी कमियों को हम बताएं, हमारा काम है। जनता जो कह रही है उनकी बात सुने, जनता वोट देती है, जनता मालिक है इस देश में। और ऐसा लगता है कि सरकार बनने के बाद वो जनता मालिक नहीं होती है, जो चुन के आता वो मालिक बन जाता है। तो इस मुगालते में न मोदी जी रहे न योगी जी रहे, देश की मालिक देश की जनता 135 करोड़ जनता है। जनता जिसको चुनेगी वो जाएगा, जनता जिसको लात मारेगी वो बाहर चला जाएगा। एक आखिरी सवाल, मोदी योगी जी कह रहे हैं कि जिस परिस्थितियों में मैंने प्रदेश की बागडोर संभाली थी, ठीक है, उस वक्त देश में अराजकता का माहौल है, मगर पुलिस कार्यशैली अच्छी रही है, इसलिए जुर्म और जो क्राइम का रेट है या परसेंटेज है वो बहुत नीचे आ चुका है, और देश में कोई प्रदेश में किसी तरह का कोई डर और भय नहीं। आप देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक तमाम इनके होर्डिंग लगे हैं। योगी जी के नंबर 1 होर्डिंग लगा है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। आप मुझे बताइए, दलितों के खिलाफ अपराध होने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, महिलाओं के खिलाफ अपराध होने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, पढ़ाई के मामले में सबसे पिछड़ा, इलाज के मामले में सबसे पिछड़ा, युवाओं को रोजगार के मामले में सबसे पिछड़ा। मुझे नहीं लगता कि कौन सी बात के नंबर 1 कह रहे हैं, सारे उनके आंकड़े सारे झूठे हैं।
और कोई ज़मीन से कोई मतलब नहीं होगा, आंकड़ों का कोई मतलब नहीं। मामले में नंबर 1 बोल रहे हैं ये अपराध के मामले में नंबर 1 है। कोई अगर सही बात बोले तो एनएसए लगा देने में नंबर 1 है। कोई अगर उपकार का काम करने के लिए आए उसे अंदर कर देने में नंबर 1 है। अराजकता फैलाने में नंबर 1 है और दूसरों पर आरोप लगाने में नंबर 1 है। इसके अलावा इस 5 वर्ष के कार्य में 4.5 वर्ष के कार्य में हमने और कुछ नहीं देखा। हमने यही देखा कि बस अपना बड़बोलापन करने में नंबर 1 है, ज़रूरत से ज़्यादा बोलने में नंबर 1 है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। पिता के बारे में तीन तरह की तनख्वाह है। 18,000 अलग है, 8,000 अलग है, काम एक ही कर रहे हैं। सर जी बताइए, मोदी जी ऐसे कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? छोटू। छोटू तो पुकारू नाम होगा ना, कोई असल नाम? शेषनाथ। अच्छा, शेषनाथ जी, ये बताइए कि मोदी जी आपके सांसद है, उसी संसदीय क्षेत्र में आते, देश के प्रधानमंत्री है, तो सवाल यह है कि कहा जा रहा है कि बनारस स्मार्ट सिटी हो चुका है, तो क्या बनारस स्मार्ट सिटी हो गया? पानी जमते हैं कि नहीं जमते? स्मार्ट सिटी ठीक है, लेकिन हम लोग काम एक ही कर रहे हैं सर जी। अब लोग को 18,000 मिल रहा है, हम लोग को 10,000 मिल रहा है, क्यों हो रहा है? काम हम एक ही कर रहे हैं सर जी। अच्छा, 5 साल पहले, आप कितने साल पहले से नौकरी कर रहे हैं? हमको 10 साल हो गया। 10 साल तो अखिलेश यादव का कार्यकाल था, दोनों में क्या फ़र्क है, योगी जी और अखिलेश जी? अखिलेश जी के राज में सर जी बड़ा था, और ये मोदी राज के जब आए, ये यहाँ से 3 तरह की तनख्वाह हो गया है। कम हुआ सर जी, एक के कर रहे हैं। तो आप लोग जब प्रदर्शन किए तो उसका कुछ मूल्य? सर जी 431 आदमी मेरे रो रहे हैं, 431 आदमी मेरे रो रहे हैं, और सब लोग ठीक है। अच्छा, तो ये कैसे होगा? हम लोग को 431 आदमी तनख्वाह नहीं बढ़ेगा सर जी। जी राजेश कुमार जी, क्या सरकार में किस तरह के 5 साल में बदलाव हुए, क्या उपलब्धि रही योगी जी? देखिए, मोदी जी ने काम तो ठीक किया है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा गरीब जनता के ऊपर कठिनाइयों का जो सामना है उसको आप दूर नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ यही है कि हमारा देश स्मार्ट सिटी बन रहा है तो ज़रूर, लेकिन उनको एकदम निचले लोगों को, जो नौकरी पेशे वाले हैं या जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको प्रशासन और सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो बदलाव होना चाहिए कि ठीक है योगी जी? बदलाव होना चाहिए, लेकिन जब बदलाव करेंगे तब होगा। इस तरह से बोलने से या कहने से कुछ नहीं होता है। शायद यहाँ पर लोगों ने बता दिया, मगर इतना ज़रूर है कि 2022 की जो लड़ाई है वो बहुत भीषण होने वाली है। एक तरफ सपा, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ बसपा, तो तीसरी तरफ कांग्रेस, तो कुछ और भी छोटे बड़े दल है जो इस पूरे जो है उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनावी दंगल में आ चुके। वैसे 2022 जो जीतेगा समझिए 24 में उसी की एंट्री होगी। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट वाराणसी से। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद।